हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपके लिए पेपर लाया हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का, जो CCS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के, उसके लिए मैं पेपर लाया हूँ। और आपके लिए पेपर इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको ही पता हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें सोल्व करना है, क्या क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं 5 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे अति लघु क्वेश्चन। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके लघु, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने को है, और 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके लॉन्ग, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। जो आपके अति लघु क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, सारे के सारे करने हैं आपको। ठीक है, जो आपके लघु क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है, यानी कि 7.5 नंबर का है, यानी कि इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो ये हो जाएगा आपके 15 नंबर के। ठीक है भाई, और जो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से आपको 3 करने हैं, जिनमें से आपका प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, यानी कि 45 नंबर के हो जाएंगे। इस तरह आपका 75 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। और भाई एक और बात आपके लिए, रक्षाबंधन और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप सभी को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है भाई, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आपका मार्गदर्शन होता रहे कि भाई किस तरह क्वेश्चन आएंगे, किस तरह। अगर कोई भी दिक्कत हो बीकॉम सेकेंड ईयर से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में, तो मेरे पर कॉल कर सकता है। ठीक है, उसका समाधान पूछ सकता है, और मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसमें मेरा पुराना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें देखो आपका एक पहला क्वेश्चन है, जो पहला है दूसरे चैप्टर में से, ये आपको मिल जाएगा कि AS1 लेखांकन नीतियाँ क्या है। ठीक भाई, पहला जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर आ रहा था, वो 4 नंबर के शुरू के 10 क्वेश्चन आ रहे थे। अब उसी के अकॉर्डिंग आपके दो, यानी कि 3 नंबर का आपके अति लघु हो जाएंगे, और 7.5 नंबर का आपका लघु हो जाएगा। इन्हीं में से आपका लघु बन जाएगा, इन्हीं में से आपके आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगी। ठीक है भाई, तो 2015 का पेपर है, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने मैं आपको 3-4 पेपर लाऊंगा, 15, 16, 17। अगर आपने इन पेपरों की अच्छे से तैयारी कर ली, तो इन्हीं में से आपको 75 नंबर के पेपरों में से आप लगभग 60 से 65 नंबर का आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है 75 का 75 नंबर का पेपर आपको इन्हीं पेपरों में से मिल जाए। पहला क्वेश्चन है AS1 लेखांकन नीति का प्रकटीकरण। ठीक है भाई, आप इसकी तैयारी कर लीजिए, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक AS10 स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन। ये भी आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, बुक में से पढ़ लो चाहे रिफ्रेशर में से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विपक्ष की अवधारणा। आपका दूसरा तीसरा चैप्टर है, जिसमें सारी अवधारणाएं लिखा है, अवधारणाएं और सिद्धांत। तो ये आपकी अवधारणाएं, आपकी एक तो आपकी अवधारणा है द्विपक्ष की अवधारणा और चालू व्यवसाय की अवधारणा। इन अवधारणा को आप देख लो, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये है आपका, लेखांकन की 2 प्रथाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन की पूरी संभावना लग रही है इस साल आने की पूरी की पूरी, क्योंकि आपका क्या है ना, जो लघु क्वेश्चन है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि लेखांकन की 2 प्रथाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपका अगर आपने रिफ्रेशर खरीद रखे हैं तो रिफ्रेशर में से मिल जाएंगे, अगर आप बुक से तैयारी कर रहे हैं तो बुक में मिल जाएंगे। आप बिल्कुल इसकी धीरे धीरे को वीडियो चला करके इसको देखना, आपको सारा पेपर, अगर स्वाति प्रकाशन कोई से भी प्रकाशन पढ़ रहे हो उसी में से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन की विभिन्न शाखाएं कौन सी है। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अशुद्धियों का तलपट पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं। कुछ जनरल एंट्री से ये दे रखी है आपको, इसमें से पूछ लेगा आपको। 1000 रुपये का माल रवि को बेचा गया था, जो देव के खाते में लिख दिया गया। अब आपको बताना है कि भाई ये किस तरह की अशुद्धि है और तलपट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट एंट्री है कि रोकड़ पुस्तक का शेष 1470 रुपये के स्थान पर
1740 रुपये लिख दिए, यानी कि उल्टा काम कर दिया। ठीक है, तो आपको ये बताना कि कौन सी अशुद्धि है ये और तलपट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी चैप्टर है आपका इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो नई बुक है पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय का अर्थ पूछ रहा, सिर्फ आपको पूंजीगत और आयगत व्यय के अर्थ को बताना है। और भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका रॉयल्टी यानी कि अधिकार शुल्क। इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी जरूर आएगा। अब आपका जैसे लघु कार्य राशि की गणना कैसे की जाती है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग की राशि क्या पूछा, गिव द फॉर्मूला ऑफ शॉर्ट वर्किंग अमाउंट, यानी कि ये सिर्फ शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला पूछ रहा। अब शॉर्ट वर्किंग निकालने के लिए क्या होता है भाई, अगर आप शॉर्ट वर्किंग निकाल रहे हो तो शॉर्ट वर्किंग निकालने के लिए क्या होता है भाई आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास क्या होगा, आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा होना चाहिए और आपकी रॉयल्टी कम होनी चाहिए। अगर आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा और रॉयल्टी कम होगी तो आपका शॉर्ट वर्किंग निकल कर जाएगा। तो वही ये पूछ रहा कि लघु कार्य राशि की गणना कैसे की जाती है। तो आप लिख दो कि भाई लघु कार्य राशि कैसे ज्ञात की जाएगी और उसका ये फॉर्मूला है। ठीक, तो आपका 4-5 लाइन में ही आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप समझ गए होगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको हर चीज़ एक डिफेंस करता चला जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर किस तरह आपको देना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दिवालिया चैप्टर में से। जो दिवालिया चैप्टर है, प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम 1909 और प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 के अंतर्गत पूर्वाधिकारी लेनदारों की स्थिति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगर आप चैप्टर के अंदर थ्योरी पढ़ोगे किसके बारे में, पूर्वाधिकार लेनदार। ठीक, इसमें दो तरीके हैं। अगर प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम 1909 के अकॉर्डिंग अगर पूर्वाधिकारी लेनदारों की बात करते हैं तो उसमें बता देगा कि भाई मजदूरी कितने 20 रुपये के हिसाब से देनी है या 10 रुपये के हिसाब से देनी है। ऐसे ही अगर प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अकॉर्डिंग बात करोगे 1920 तो उसमें भी आपको ये मतलब आपको बस ये बताना कि पूर्वाधिकारी की स्थिति कैसे है। प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम के अकॉर्डिंग पूर्वाधिकार लेनदार की राशि कितने रुपये तक मानी जाती है और प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत पूर्वाधिकार लेनदार की राशि कितनी मानी जाती है। बस सिर्फ आपको इतना जवाब देना और कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी सल्लेख। ये आपका सिलेबस से बाहर है तो इस क्वेश्चन की आप तैयारी बिल्कुल ना करना क्योंकि ये आपका सिलेबस से बिल्कुल बाहर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन की सीमाएं लिखिए। ठीक है भाई, हाँ ये चैप्टर में है, आपको मिल जाएगा। जो लेखांकन की सीमाएं है, एक्सप्लेन द लिमिट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में आपको रिफ्रेशर में भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए और बुक से भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, सिर्फ सीमाएं, जो लेखांकन की सीमाएं है सिर्फ उनको लिखना, उनके बारे में नहीं लिखना। ठीक है, जो लेखांकन की हेडिंग है, सीमाएं है, बस सिर्फ उनको लिखना है, बाकी अंदर की चीज़ों को नहीं लिखना। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। अब पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है भाई, निम्न मदे पूंजीगत है या आयगत है, स्थगित आयगत कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई, क्योंकि एग्जामिनर है कुछ भी दे सकता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कुछ भी दे सकता है आपको। अब पहली पॉइंट दे रखा है इसमें, माल क्रय किया 20,000 रुपये, अब माल को लाने पर 2,000 रुपये का ठेला भाड़ा दिया। तो ये पूछ रहा कि ये पूंजीगत हानि है, पूंजीगत है या आयगत है या स्थगित आयगत है, यानी कि आपको इनमें से तीन में से कौन सी चीज़ बैठ रही है, पूंजीगत है, आयगत है या स्थगित आयगत है, कारण सहित बताना आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट हेडिंग है, मशीन की मरम्मत 4,000 रुपये में व्यय की। अगर मशीन की मरम्मत करा रहे हैं, ठीक है भाई, तो पूंजीगत व्यय है। अगर किसी मशीन की मरम्मत करा रहे हैं, वो खर्चा हो रहा है तो पूंजीगत हो रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हेडिंग है, एक नए उत्पाद के लिए भारी विज्ञापन कराया जिस पर 30,000 रुपये खर्च हुए। तो मैं आपको बता दूं भाई, वो आ जाएगा आपका स्थगित आयगत व्यय में, क्योंकि ये खर्चा जो स्थगित आयगत है
जो ये आपका स्थगित आयगत है, ये ऐसा खर्चा होता है जिसमें लॉन्ग टाइम विज्ञापन किया जाता है। ठीक है भाई, लॉन्ग टाइम विज्ञापन किया जाएगा, जैसे लॉन्ग टाइम विज्ञापन होगा उसी तरह से इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक नए उत्पाद के लिए जो किया गया भारी विज्ञापन है वो स्थगित आयगत व्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडिंग है, भवन में एक अतिरिक्त कक्ष बनाया जिस पर 50,000 रुपये का खर्च हुआ। किसी बिल्डिंग में एक अतिरिक्त खर्च हो रहा, तो क्या हो रहा भाई, पूंजीगत खर्च हो रहा। ठीक है, क्या हो रहा, पूंजीगत खर्च हो रहा, जिससे एक आय प्राप्त होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन लिया गया फाइनल अकाउंट के चैप्टर से। निम्नलिखित स्थिति शेष से व्यापार एवं लाभानी खाता तैयार कीजिए। ठीक है भाई, अब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बैलेंस शीट यानी कि फाइनल अकाउंट का। अब ये देखो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजिस, ड्राइंग मशीन, डेप्टर्स, कैश अकाउंट बैंक, कैश इन हैंड, डिस्काउंट, रिपेयर, सैलरी, मिल्स एक्सपेंसेस, कैरिज, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिसीवल, बिल्डिंग, इंश्योरेंस, कमीशन, टैक्स। इधर बाई की साइड में क्रेडिटर्स, सेल्स, परचेस रिटर्न्स, बिल पेबिल और कैपिटल। ये आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। नीचे समायोजनाएं हैं इसमें, यानी कि ये इंग्लिश में है, सॉरी भाई ये इंग्लिश में आपका। ठीक है, अब ये हिंदी में है। जिन छात्रों को हिंदी या इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पेपर को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लें किसी को किसी की इंग्लिश नहीं पता तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहता है वो और हिंदी में भी रहता है, तो उसकी इंग्लिश देख लीजिए। ठीक है, अब इसके नीचे समायोजना दी गई है। पहली समायोजना दे रखा है, अंतिम रहते का मूल्यांकन 25,000 रुपये है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। सेकंड हेडिंग है कि 500 रुपये अशुद्ध ऋण हो गया तथा शेष देनदारों पर 2% अशुद्ध ऋण संचय करना है। इस हेडिंग में आपको मैं बता दूं, इस हेडिंग में लगभग 90% स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। कितने भाई, 90% स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं कि इस हेडिंग को कैसे सोल्व किया जाए। मैं जल्दी ही आपको इस क्वेश्चन की वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट समायोजना है, भवन पर 5% हरास लगानी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हेडिंग है कि एक व्यापारी है, उसने 500 रुपये का माल निजी प्रयोग के लिए निकाला जिसका पुस्तक में कोई लेखा नहीं हुआ। तो ये आपका ड्राइंग है, निजी खर्चा है, तो ये परचेस में से आपका कट जाएगा। तो ये समायोजना थी फाइनल अकाउंट की। ठीक है भाई, आई होप समझ गए होगे। अगर इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी हेडिंग आपको समझ में ना आ रही हो, ठीक है, कोई भी समायोजना समझ में ना आ रही हो, तो उसका मैं समाधान कर दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आंसर ना आ रहा हो इस क्वेश्चन का, तो मैं आपका इस क्वेश्चन का समाधान कर दूंगा कि इसका आंसर आएगा कैसे। ठीक है, और जल्द ही मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो बना करके लाऊंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इन क्वेश्चनों की तैयारी कर ली मेन एग्ज़ाम के लिए तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल ऑफ चेन्नई एंड असिस्ट 20,000 रुपये, इंक्लूड फर्नीचर 500 रुपये, इस्टीमेटेड प्रोडक्ट 30%, मशीनरी 2,500 रुपये, इस्टीमेटेड टू प्रोड्यूस 60%, हिज लेफ्ट इज वेयर 15,000 रुपये, ऑफ विच 1,000 रुपये वेयर सिक्योर्स एजेंट मशीन 250 रुपये पर सिक्योर्ड एजेंट फर्नीचर ही फील्ड इस पेटेंट्स इन ब्रैकपुटी एंड एस्टिमेटेड दिस डिफिशेंसी। यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है भाई दिवालिया में से, और दिवालिया वाला जो चैप्टर है वो 100% यानी कि पूरा 100% इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने इसकी तैयारी कर रखी हो तो इस चैप्टर को घोट करके पी जाओ। ठीक है, क्योंकि इस यो चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, किस में से, दिवालिया में से। जो दिवालिया वाला चैप्टर है इसमें से 15 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है भाई, ये देखो, ये आपका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की आपको तैयारी नहीं कर रही क्योंकि ये सिलेबस से आपका बाहर है बिल्कुल।
अब ये क्वेश्चन है आपका किराया क्रय पद्धति पर। ठीक है भाई, किस पे है भाई? किराया क्रय पद्धति पर। अब इसमें क्या करा, नगद मूल्य भी दे रखा आपका और किराया मूल्य भी दे रखा। अब ये कह रहा कि जिसका भुगतान 20,000 रुपये सुपुर्द की यानी कि डाउन पेमेंट है और 20,000 रुपये की 3 समान किस्त है। ठीक है भाई, इसमें क्या कहा, वार्षिक किस्तों में होना था। विक्रेता द्वारा 5% ब्याज लगा रहा और मशीन की जो क्रमागत पद्धति है वह 10% है। 31/12/2010 को दूसरी किस्त का भुगतान करने में असमर्थ हुआ। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब 31/12/2010 को दूसरी किस्त यानी कि 3 किस्त है, पहली किस्त दे दी, दूसरी किस्त नहीं दे रहा और 2 जनवरी 2011 को ये अपने अधिकार में ले लेता है मालिक और इस मशीन को 36,000 रुपये में बेच दी। इसने इसको मरम्मत कराई 1,000 रुपये में इसका, और इस मशीन का जो सेल्स प्राइस है वो रखा था इसने 42,000 रुपये। तो अब हमें ये बताना कि भाई इसको प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजिली है, जो आपके अगर आप स्वाति प्रकाशन से तैयारी कर रहे हो, स्वाति प्रकाशन की बुक से, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 25 क्वेश्चन से आगे के। यानी कि अगर आप 30 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन देखोगे, उन क्वेश्चनों में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो किराया किस्त पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति, इन दोनों चैप्टर की तैयारी कर लो, इनमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं भाई। ये इसका थ्योरी वाला क्वेश्चन है लॉन्ग, इस क्वेश्चन की भी तैयारी कर लो। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर ज़रूर रखता है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन की भी ज़रूर तैयारी करना थ्योरी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉयल्टी का भाई। किसका है भाई? रॉयल्टी। अब रॉयल्टी भी देख लो। राम कोल कंपनी ने श्याम कोल कंपनी से 15 वर्ष के लिए खान पट्टे पर ले रही है। अधिकार शुल्क की जो दर है इसमें 2 रुपये प्रति टन है। न्यूनतम किराया 20,000 रुपये है। लघु कार्य की धनराशि अगले 2 वर्षों में अपलित की जा सकती है, पर हड़ताल पड़ेगी। हड़ताल के वर्ष 60% न्यूनतम किराया रहेगा। प्रथम 5 वर्षों का उत्पादन दे रखा है भाई इसने। ठीक है, चौथे वर्ष में हड़ताल हो रही है। न्यूनतम किराया इसमें दे रखा 20,000 रुपये। तो 20,000 का आप 60% निकाल दोगे तो ये आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। कितना आ जाएगा भाई? सॉरी, 12,000 रुपये आ जाएगा। तो 12,000 रुपये चौथे साल मिनिमम रेंट रहेगी, ना कि 20,000 रुपये। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है कि विदेशी शाखा के तलपट की राशियों को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लिखने के लिए मुद्रा परिवर्तन के क्या नियम हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन की भी आप तैयारी कर लो। जल्दी ही मैं आपके लिए 2016 का पेपर भी लाऊंगा, 2017 का भी पेपर लाऊंगा। ठीक है भाई, तो आई होप समझ गए होगे कि क्वेश्चन को किस तरह के क्वेश्चन की हमें तैयारी करनी है। जनरल एंट्री भी आ सकती है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज भी मैं आपके लाऊंगा, बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों की शॉर्ट की, लॉन्ग की और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है। ठीक है भाई, तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।